बेटा बोलिए मत। तो अब हम आज जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है फंडामेंटल राइट्स। तो हमने अब आर्टिकल 11 तक कंप्लीट कर लिया। इसका सिलेबस भी मैंने बता दिया था ग्रुप पे। देखो कल हमारे यहाँ थोड़ा पार्टी थी तो कल मैं अपडेट नहीं कर पाया, अभी मैंने सुबह ही अपडेट किया। लेकिन आपको पता था कि क्या पढ़ाया गया, पिछले हफ्ते जो लोग क्लास आ रहे थे वही सारे टॉपिक्स है, कुछ नया कुछ भी नहीं दिया गया। ठीक है, इंग्लिश को छोड़ के, इंग्लिश में मिक्स है, बाकी सब कुछ वही है। तो टेस्ट जिनको जो देना हो वो दे सकते हैं, 2:30 बजे से शुरू होगा और आप लोग कोई एक ही टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, जैसे कि आप भी देना चाहो तो या तो बीए दे लेना या तो बीएलएल भी दे देना, बता देना मुझे। आप दोगे टेस्ट, कौन सा दोगे? बीए दे देना। और रहा दूसरा वाला टेस्ट, उसका मैं आंसर की के साथ आपको दे दूंगा, वो घर पे जाके प्रैक्टिस कर, मतलब दूंगा दोनों ही टेस्ट आपको, लेकिन एक यहाँ दे देना, एक घर पे ले जाना, वहाँ प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, क्योंकि फिर आप कल ईद भी है तो कितनी देर क्लास खींचेंगे, सुबह से क्लास चल रही है ना, यहाँ क्लास 9:30 से चल रही है, शाम 4 बजे तक चलेगी, 4 साढ़े 4 तक। अब आइए, फंडामेंटल राइट्स बेसिकली क्या होते हैं? हमारे बेसिक अधिकार होते हैं। ठीक है, शीट्स में जैसे कि मैं नोट कराता हूं तो नोट करते चलिए समझने के लिए पहले मेरे वर्ड्स में, ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं हो। तो हम क्या बोलते हैं? बेसिक राइट्स, लिखते रहिएगा। ठीक है, बेसिक राइट्स क्या होते हैं बेटा? जो हमको नॉर्मली राइट्स दी जाए, वो हमारा हक हो और वो हमसे कोई छीन ना सके, उसे हम क्या कहते हैं? बेसिक राइट्स। लिंक शेयर किया करो, बैचलर्स वाले में भी ऐड करो। ओके, समझ गए? बेसिक राइट्स क्या हो गई? जो सिटीजन्स की अपनी राइट्स होती हैं और वो एक बार अगर उनको दे दी जाए तो वापस कोई भी नहीं छीन सकता, इवन गवर्नमेंट भी उन्हें नहीं छीन सकता। क्या हो गया? ये आपका हो गया फंडामेंटल। अब ये फंडामेंटल राइट्स के जो चैप्टर है, हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 यानी 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए, ये पार्ट 3 में दे रखा है। ठीक है, ये नया चैप्टर शुरू हो रहा है। यानी सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है वो क्या आता है कि कौन से पार्ट में दे रखा है। तो पार्ट कौन सा आपका ऑलरेडी लिखा हुआ है इसके अंदर, अंडरलाइन कर लेना, पार्ट 3 में है। ठीक है, आर्टिकल और कहा कौन कौन से कानून यानी कौन कौन से लॉ में ये दिया हुआ है, तो 12 से लेकर 35 तक पूरे के पूरे इसके अंदर जितने भी आर्टिकल आएंगे वो क्या है? फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं। ठीक है, ये होगी बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हम आते हैं आगे, ये लिया कहां से गया, जैसे कि आपका सवाल रहता है तो बेटा इसका सवाल आता है खासतौर से कि ये वाला कहां से। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है इंस्पायर्ड बाय या इंस्पायर्ड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। ये कहां से लिया गया बेटा? फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर यूएसए से हमने कॉपी किया है। ठीक है, यूएसए को अंडरलाइन कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। वहां पे इसी को फंडामेंटल राइट्स को वहां पे क्या बोला जाता है? वहां इसका अनदर नेम है, दूसरा नाम है। यूएसए में इसको बिल ऑफ राइट बोला जाता है, इंडिया में फंडामेंटल राइट्स और वहां पे बिल ऑफ राइट्स। ठीक है, ये डिफरेंस। ठीक है, चलो अब देखो, फंडामेंटल राइट्स फॉर ऑल अराउंड डेवलपमेंट। तो फंडामेंटल राइट्स किस लिए होते हैं? ताकि कंट्री का हर तरीके से डेवलपमेंट हो सके। तो ये वाली बात आपको पढ़ने की नहीं, सिर्फ समझने की है। ठीक है, मटेरियल, इंटेलेक्चुअल, मोरल एंड स्पिरिचुअल। फंडामेंटल राइट्स कैसे होते हैं? मटेरियल यानी इसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ है, ये सब अंडरलाइन मत करना, सिर्फ समझा रहा हूँ। जो अंडरलाइन पढ़ने वाली चीजें मैं बताऊंगा, हाईलाइट करूंगा। इंटेलेक्चुअल यानी कि ये इंपॉर्टेंट है, हर चीज समझाने का काम करते हैं। मोरल सिद्धांतों पे बेस्ड है। स्पिरिचुअल भी है, इंडिया में कैसा है? स्पिरिचुअल भी है, रिलीजियन बेस्ड भी है फंडामेंटल है। ठीक है, और ये वाला अंडरलाइन करना, ये जो मैं बॉक्स बना रहा हूँ, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है। किस चीज को इंडिया के अंदर मैग्ना कार्टा बोला जाता है? ठीक है, मैग्ना कार्टा बोला जाता है, या मैग्ना कार्टा वो डॉक्यूमेंट था, ऐसा समझना। मैग्ना कार्टा वो डॉक्यूमेंट था जहां से हमने बिल ऑफ राइट्स लिया यूएसए का, बिल ऑफ राइट्स से फिर हमने क्या लिया? फंडामेंटल राइट्स लिया। तो मैग्ना कार्टा वाज द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जहां से बिल ऑफ राइट्स बनी थी यूएसए की, और वहां से इंडिया ने क्या किया? बिल ऑफ राइट्स को कॉपी किया। तो बिल ऑफ राइट्स ने भी मैग्ना कार्टा को कॉपी किया था। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? घुमा फिरा करके कि मैग्ना कार्टा है इंडिया का। ये कैसे? जस्टिसेबल, यानी आप इसके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हो। जस्टिसेबल जहां भी वर्ड है, मतलब क्या होता है? आप कोर्ट में जा सकते हो। ठीक है, कोर्ट में केस कर सकते हो। ठीक है, और अगर यही चीज मैं लिख दूं नॉन जस्टिसेबल, नॉन जस्टिसेबल लिख दूं तो कोर्ट में आप नहीं जा सकते। नॉन मतलब एग्जाम्पल, जैसे डीपीएसपी हो गया। ठीक है, नॉन जस्टिसेबल की एग्जाम्पल हो गया डीपीएसपी, जो हम इसके बाद वाला चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? आप कोर्ट में नहीं जा सकते। ठीक है, क्लियर हो गया? उसका मतलब हो गया आप कोर्ट में जा सकते हो। गारंटी टू ऑल सब्जेक्टेड टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। देखिए, ये जो फंडामेंटल राइट्स है सबको मिली हुई है, सबको गारंटी करती है कि सबको राइट्स दी जाएगी। ठीक है, और साथ में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी आती है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन मतलब क्या हो गया? देखिए, आपको जैसे बोलने की आजादी क्या आपकी फंडामेंटल राइट है। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन क्या होगी? क्या कहते हैं? आपको सब चीज की आजादी है। क्या कह रहा है यहाँ पे? आपको हर चीज की आजादी गारंटी है। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट आपको रोक नहीं सकती, लेकिन आप क्या बोलोगे वो उस पर रोक हो सकती है कि आप सही चीज बोल रहे हो, लेकिन आप किसी के धर्म के बारे में बोल रहे हो या किसी को गाली गलौज से बात कर रहे हो, इस तरह की कोई अगर आप बात कर रहे हो जो कि गलत है, ठीक है, तो उस पर फिर रोक लगाई जाएगी, यानी वहां पे पुलिस आएगी और बीच में आपके इंटरफेयर करेगी। ठीक है, ओके। अब आइए, आइडियल ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। साथ में ये क्या है? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात करती है, यानी इंडिया में डेमोक्रेसी कैसी है? इंडिया में डेमोक्रेसी कैसी है? पॉलिटिकल है।
यानी पॉलिटिक्स बेस्ड डेमोक्रेसी, ठीक है, यहाँ पे फंडामेंटल राइट हमको बताती है। उसके बाद लिमिटेशंस ऑन द टायरनी ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड आर्बिट्री। देखो यहाँ पे क्या होता है, साथ में जो एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव मतलब क्या हो गया, गवर्नमेंट वाले, ठीक है, उनके ऊपर क्या है, लिमिट लगी हुई है, यानी गवर्नमेंट वाले अपनी पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकते। आर्बिट्री ऑफ लॉज ऑफ लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर को फॉलो करती है, यानी लॉज कौन बनाता है, लॉज बनाने का काम होता है लेजिस्लेचर का। हार्मोनी बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी, और इससे क्या होता है, हमें दोस्ती देखने को मिलती है, यानी बैलेंस। हार्मोनी मतलब हो गया बैलेंस, ठीक है, बैलेंस देखने को मिलता है हमें फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी। यानी फंडामेंटल राइट का फायदा क्या है, फंडामेंटल राइट सपोर्ट करती है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को। इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और क्या है ये, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर होता है जो आप कभी चेंज नहीं कर सकते, यानी जो लिख दिया वो लिख दिया, वो चेंज नहीं हो। ये इसके बारे में कुछ तारीफ और कहां से लिया गया और इसके साथ क्या क्या चीजें हैं वो हमने यहाँ पे इंट्रोडक्शन टाइप में पढ़ ली। ये हो गया इसका इंट्रो यहाँ पे, ठीक है। कोई भी चीज आप जब किसी को पढ़ाओ या समझाओ तो उसमें पहले आपको इंट्रो बताना होता है, ठीक है। इंट्रो में ये हो गया कि कहाँ से लिया गया, कौन सा चैप्टर है, कौन सा आर्टिकल है। तो पहला क्वेश्चन तो यहीं से आएगा। देखो 3 क्वेश्चन यहाँ है इस पूरे पैराग्राफ में। क्वेश्चन क्या आएगा एग्जाम में, पहला तो आएगा कि आर्टिकल कौन सा फंडामेंटल राइट, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आएगा कहाँ से बोरो किया गया, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आएगा ओरिजिनल नाम क्या था, बिल ऑफ राइट्स, और ये उसके भी ऊपर पूछ सकता है कि ये बिल ऑफ राइट्स कहाँ से लिया गया, तो ये मैग्ना कार्टा वाला। तो ये 1 2 3 4 और एक 5वां क्वेश्चन पार्ट वाला। ये 5 क्वेश्चन है इस पैराग्राफ में से जो आपके एमसीक्यू में आएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। हमारे पास टोटल कितनी फंडामेंटल राइट्स थी इनिशियली, मतलब थी, तो हमारे पास टोटल कितनी, 7। एक एमसीक्यू क्वेश्चन ये है, ठीक है। हमारे पास टोटल फंडामेंटल राइट्स कितनी थी से मतलब हो गया जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, कब बना था, 1950 में, ठीक है। 1950 में तो हमारे पास कितनी राइट्स थी, 7 थी, ठीक है। ये क्या होती है, ये हमको इक्वलिटी, फ्रीडम, जस्टिस के बारे में बताती है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं। तो कौन कौन सी वो 7 राइट्स थी, 1 इक्वलिटी, 2 फ्रीडम, एक्सप्लॉयटेशन, रिलीजन, ठीक है, कल्चर एंड एजुकेशनल एक साथ, ठीक है, 5। छठे नंबर पे प्रॉपर्टी और 7वें नंबर पे क्या थी हमारी, रेमेडीज, ठीक है। ये हमारी 7 राइट्स दे रखी है, कहाँ पे, फंडामेंटल राइट्स दे रखी है। फंडामेंटल राइट्स पहले तो होती क्या, हमने पढ़ लिया। अब कितने तरह की होती है, 7 तरह की होती है। लेकिन अब एक चीज ये है कि अब आगे, पहले इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ के लिखा एट प्रेजेंट, अगर अब अभी की बात करें, अभी क्या चल रहा है, 2025, ठीक है। अभी से मेरा मतलब है कि अभी जो भी प्रेजेंट टाइम चल रहा है उसमें हमारे पास कितनी फंडामेंटल राइट्स रह गई, 6, यानी एक कोई हट गई है, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है मूव, यानी हट गई है। कौन सी हटी है बेटा, राइट टू प्रॉपर्टी, यानी छठी वाली, ये वाली अब नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब ये यहाँ पे नहीं है, यानी अब हमारे पास कितनी राइट्स है, 6। पहले कितनी थी, 7। सीधा क्वेश्चन आएगा कि पहले कितनी थी। ये लग रहा था बंद होगा क्योंकि हैंग हो रहा था, स्टार्ट हो जाएगा। तो पहले कितनी थी, अगर क्वेश्चन आता है फंडामेंटल राइट्स तो आपका जवाब होगा 7। वहाँ पे कोई भी ऑप्शन लिखा हो, ठीक है। अगर आप पूछते हैं अभी कितनी है, ठीक है, अभी कितनी है, अभी कब आई है, किस ईयर में चेंज हुई है, वो भी हम अभी पढ़ेंगे। एक बार ये शीट खुल जाए, आपकी शीट में लिखा हुआ है यानी फंडामेंटल राइट्स को देखो। तो पहला काम आपको क्या करना है, अभी मेरे सामने 2 मिनट के अंदर ये फंडामेंटल राइट्स 7 के 7 आपको याद करनी है लाइन से, ठीक है। लाइन से याद करनी मैं अभी पूछूंगा फौरन, लेकिन पहले मैं इसको पढ़ा दूं जो मैं पढ़ा रहा हूँ। ये मैं आपको यहीं से याद करा के भेजूंगा, बाद में ये नहीं कि सर नहीं याद हुआ कि कौन सा कहाँ पे था, कुछ याद नहीं हुआ। अभी मैं जो ये पढ़ा रहा हूँ उसमें से फंडामेंटल राइट्स वाला पोर्शन मैं अभी पूछूंगा आपसे हैंड टू हैंड, ठीक है। और सिर्फ इतना ही नहीं, क्या क्या था, इक्वलिटी। तो अब इक्वलिटी कहाँ से कहाँ दिया हुआ है, देखो हमने क्या पढ़ा, टोटल क्या है, 12 से 35 में लॉ दिए हुए, ये पढ़ा है ना, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या लिखा है, 14 से 18, यानी कि जो कानून है, आर्टिकल है, 14 से 18 बात करते हैं इक्वलिटी की। 18 के बाद क्या आता है बेटा, 19 आता है मैथ में। 19 से 22 क्या बात करता है, फ्रीडम की। 22 के बाद क्या आता है, 23। 23 और 24 बात करता है एक्सप्लॉयटेशन की। फिर 24 के बाद क्या आता है, 25। 25 से 28 यानी 3-4 आर्टिकल ले लो, वो रिलीजन की बात करता है। 28 के बाद क्या आता है, 29-30 वो बात करता है एजुकेशनल राइट। 29 बात करता है, 29 करता है कल्चरल राइट की, यहाँ लिख लो, ठीक है। और 30 बात करता है एजुकेशनल राइट की। इस तरीके से 29-30 है, ठीक है। अब उसके बाद 31 तो हट गया है, लेकिन 31 बात क्या करता था, प्रॉपर्टी की बात क्या करता था, ओके। उसके बाद क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज बोलते हैं, ये कहाँ है, 31 के बाद क्या आता है, 32। ये वाला जो है ये हट गया बस, ठीक है। तो आपको हटा हुआ भी याद करना है। और अब ये हट गया तो कहीं देखो हटा कैसे है, इसको यहां से हटा के कहीं और भेज दिया गया, ठीक है। यहां से हटा के कहीं और भेज दिया गया, इतना करा गया बस। तो अब मैं बताऊंगा क्यों हटाया गया, लेकिन पहले हम इतना देख ले रहे कि कहाँ गया। तो 31 से कहाँ चला गया, ये 300A में, सीधे 300A में चला गया उठ करके, है ना। और मैं ये भी पूछूंगा अभी आपसे कि कहां से कहां गया। अच्छा, जब ये हटा तो उसका अमेंडमेंट क्या था, यानी कौन से अमेंडमेंट से ये हटा, तो ये अमेंडमेंट था
44th, ये भी आपको पढ़ना है कि इस वाले कानून ने यानी 44th अमेंडमेंट जो कि 1978 का है, इसने इसको हटा के कहां पहुंचा दिया, 31 से 300A में। ठीक है, अब मैंने जैसे कि बताया ये जितनी भी है, ये जो जितनी भी दे रखी है, इनको हम दो नाम से जानते हैं, तो आप लिख लेना। तो हम क्या बोलते हैं, या तो फंडामेंटल राइट्स, तो आपको पता ही है हम फंडामेंटल राइट्स ही पढ़ रहे हैं। दूसरा इनका नाम होता है, और इनको हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दी हुई है, इनको हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स भी बोलते हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। तो अभी जैसे कि मैंने बताया कि 31 क्या था, यानी कि मैं क्या बोल सकता हूँ, 31 क्या था, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था, है ना, और ये क्या था 32, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ठीक है, लेकिन 31 हट गया, अब कहाँ चला गया है, 300 में। तो 300 में जो गया है, तो अब 300 में जो पहुंचा है, तो अब ये ना ही फंडामेंटल राइट है ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, अब ये क्या है, लीगल राइट का नाम भी चेंज हो गया। तो यानी कि हम जो पढ़ते हैं 12 से 35 सिर्फ वही फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो ये लीगल राइट है और ये साथ में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है। ठीक है, तो ये बस क्या नहीं है, अब ये फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक है, ये याद रखना। लेकिन मेन आंसर क्या होगा, ये सवाल आ चुका है। ठीक है, तो सवाल क्या आता है एग्जाम में कि भाई जो ये प्रॉपर्टी वाला हटा है, ये अब क्या है, लीगल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट है, ह्यूमन राइट है, या कौन सी राइट है, बहुत तरह की राइट होती है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, लीगल राइट। कॉन्स्टिट्यूशनल भी होता है, लेकिन आपका सही आंसर क्या होगा, लीगल राइट होगा। एक क्वेश्चन ये है हमसे। अब क्या है बेटा, नया कानून कौन सा है, 300A है, 31 की जगह, यानी उसकी जगह 31 की जगह, फिर बंद हो गया। मेरे क्लास में क्यों होता है ये, मैं बगैर लिखे कोशिश करता हूँ, देखते हैं शायद लिखने से हो रहा है। बैकग्राउंड में खुला भी तो नहीं है, 4 बार बंद हो जाता है मेरी क्लास में, तो दिखवाना पड़ेगा, कोई नहीं, चलो। अब मैं जो सिर्फ लिखने वाला है वही लिखूंगा, सिर्फ इनवाइट नहीं खींचूंगा, हो जा रहा है। तो अब आप जल्दी से सातों पढ़ो फंडामेंटल राइट लाइन से। अगर मैं पूछूं कि नंबर 3 पे कौन सी राइट है, तो आपको पता होना चाहिए नंबर 3 पे कौन सी राइट है, हायरार्की वाइज। और 2 मिनट का टाइम है, ज्यादा टाइम लेना नहीं है आपको, और साथ में आप इसके आर्टिकल भी पढ़ो, कौन सा कहां से कहां तक दिया हुआ है, और साथ में कहां से कहां चला गया कौन सा, और अभी कितनी राइट्स है और पहले कितनी राइट्स नहीं है, जल्दी से पढ़ लो। तुम्हारी तैयार है ये चीज, तुम्हारी तैयार है, लाइन वाइज याद है तुमको, वैसे नहीं, लाइन वाइज, लाइन वाइज, लाइन वाइज चाहिए मुझे अभी, ऐसे वैसे नहीं चाहिए। देखो ऐसे, देखो ऐसे जब मैं बोलूँ याद करो, तो बेटा प्लीज ऐसे रटा मत करो, लिख के करा करो, कॉपी वॉपी सब लोग निकाल लिया करो, आपको हमेशा याद रह जाएगा जिंदगी भर। सीधे तरीका है, लिख के याद करिए, आप कभी भी रटिए मत बैठ करके। बिल्कुल, आप अभी तो रट लोगे, आधे घंटे बाद भूल जाओगे। मैं तरीका बता रहा हूँ पढ़ने का। ठीक है, सबसे पहले 14 से 18 की बात की मैंने, तो क्या है, इक्विलिटी है। ठीक है, उसके बाद 18 पे खत्म हो रहा है, तो आपको याद क्या रखना है, 19 से कहाँ तक था, 19 से शुरू होगा तो 22 तक है, देखो मैं भी बगैर देखे लिख रहा हूँ। इसकी बात कर रहे हैं, फ्रीडम की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, 23 22 के बाद क्या आता है, 23 24 दो ही है यहाँ पे। 23 24 किस चीज की बात कर रहा है आपका, फ्रीडम के बाद है, हाँ, हाँ एक्सप्लॉयटेशन की बात करते हैं। ठीक है, इसमें भी फर्दर होते हैं, तो हम डिस्कस करेंगे। ऐसे ही शॉर्ट में लिखो, जैसे मैंने बड़ा लिखा है ना, नोट्स हमेशा शॉर्ट में। 25 से 28 बात करता है रिलीजन की, नहीं रिलीजन की, अच्छा मैंने 29 30 अलग अलग बताया, आप 29 30 अलग अलग भी पढ़ सकते हो, साथ में भी पढ़ सकते हो। 29 बात करता है कल्चरल की, ठीक है, और ये बात करता है एजुकेशन की, एजुकेशनल। ठीक है, 31 रिमूव हो गया है, लेकिन आप लिख लो याद रखने के लिए, 31 बात करता है प्रॉपर्टी की, और साथ में भाई कहाँ चला गया याद रखना है, तो 300 लिख लो ब्रैकेट में, इतना लिख लो। अब रहा 32, 32 है आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। ठीक है, इस तरीके से याद कर सकते हो। तो चीज़ों को लिख के करो, शॉर्ट बना के करो, तभी होगा, चाहे टाइम कम हो चाहे ज़्यादा हो, आपको इस तरीके से करना। इसी को हम एक और नाम से जानते हैं, लिख लो रिट्स। ठीक है, यहीं पे लिख लो अपनी शीट में, तो आप ऐसे भी याद कर सकते। अब देखो मैंने बताया 12 से, मैंने अभी तक क्या पढ़ा है, 12 से 35 होते हैं, है ना, तो यहाँ पे आप देख लो कि मैंने 14 से 32 की बात की, तो 12 भी तो कुछ होगा। 12 बताता है स्टेट के बारे में, ठीक है, 13 बताता है लॉ के बारे में, 12 13 14 18 32 33 और 34 बात करते हैं आर्मी एंड मार्शल लॉ के बारे में, यानी आर्मी के बारे में। ठीक है, मार्शल लॉ। ठीक है, और 35 बात करता है, 35 बात करता है आपके पार्लियामेंट पावर के बारे में।
तो हमेशा जो भी चैप्टर का आखिरी वाला होता है ना, जो भी जैसे 35 पे खत्म हो रहा है, मैंने बताया 12 से 35 होता है फंडामेंटल राइट, तो 35 पे खत्म हो रहा है, तो जो भी चैप्टर जब खत्म होता है ना लास्ट में, वो हमेशा कहाँ खत्म होता है, पार्लियामेंट पर खत्म होता है। तो ये भी कहाँ खत्म होगा, पार्लियामेंट पर। इस तरीके से आप देखो, मैंने पूरी फंडामेंटल राइट आपके सामने लिख दी, मतलब पूरी फंडामेंटल राइट ये रही आपके सामने। अब जाहिर सी बात है 23 और 24 है, तो इसके अंदर फर्दर होगा, ठीक है। तो फर्दर क्या होगा, 23 बात करता है आपके, रुक जाओ, हाँ 23 बात करता है, अगर मैं सिर्फ 23 की बात करूँ, 24 को मैं डिवाइड कर दूँ, तो ये यहाँ बात करता है चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन की, चाइल्ड बच्चों के, चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन की, चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन की। यहाँ बात की जाती है आपकी नॉर्मल एक्सप्लॉयटेशन की, ऐसे समझ लो, यानी कि माइंस में अगर फैक्ट्रीज में बड़े लोग बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मल एक्सप्लॉयटेशन सबका, और यहाँ पे खास तौर से बच्चों का एक्सप्लॉयटेशन की बात की। एक्सप्लॉयटेशन के दो पार्ट है, 23-24, ठीक है। 25 से 28 बात करता है, 25 लिखो, ठीक है, 25 हो गया, 26 हो गया, मैं अभी पढ़ाऊंगा इनको डिटेल में, आप इसको नोट ऐसे भी कर सकते हो लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, सॉरी ये 27 यहाँ, इसमें क्या है 25 से 28 है, 25 बात करता है रिलीजन की, नॉर्मल, ठीक है। उसके बाद 26 बात करता है मैनेजमेंट की, 27 बात करता है टैक्स की, 28 बात करता है 28 बात करता है रिलीजियस अफेयर्स की। की बात करता है आपके, कि आप किसी को अपने रिलीजन में जबरदस्ती खड़ा नहीं कर सकते कि आपके रिलीजन का पार्ट बन जाए, किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की कोई एक पर्टिकुलर हेडिंग नहीं है, इसका ये है कि नो फोर्स फॉर रिलीजन, यानी किसी को जबरदस्ती नहीं। तो ये 28 हो गया, मैं तोड़ तोड़ के दिखा रहा हूँ। 29 कल्चर हो गया, 30 तो है, 31 32 भी हो गया, 33 34, 33 आर्मी, 34 मार्शल लॉ, 35 पार्लियामेंट। अब रहा 14 से 18, तो 14 से 18 भी खोल लो, ठीक है, ठीक है, 14 15 16 17 18 ऐसी तो होगा, ठीक है। 14 क्या है, 14 आपका रूल ऑफ लॉ और एंड इक्वलिटी की बात करता है, ठीक है। ग्राउंड्स ऑफ इक्वलिटी की बात की जाती है यहाँ पे, ग्राउंड्स क्या क्या टाइप्स होंगे ग्राउंड्स ऑफ इक्वलिटी, ठीक है। इसके बाद बात की जाती है अपॉर्चुनिटी की, अपॉर्चुनिटी इन इक्वलिटी। तो पूरा पूरा ऐसे पूरी कॉन्स्टिट्यूशन में लिख सकता हूँ आपके सामने खड़े खड़े, क्योंकि मैंने ऐसे ही याद किया इस जमाने में, ठीक है। 17 क्या है, 17 बात करता है आपका, एक सेकेंड, मुझे कोशिश करने दो यार, तुम तो बताओगे तो यार मुझे कैसे याद आएगा तुमको। 18 तो है टाइटल, और हाँ ये अनटचेबिलिटी है, ये हो गया। अब रह गया 19 से 22, 19 20 21 22, 19 20 21 22। 19 बात करता है फ्रीडम की, फ्रीडम जो कि टोटल 6 होती है, ठीक है। 20 बात करता है आपके क्रिमिनल प्रोटेक्शन की एंड डॉक्ट्रिन्स की, 3 डॉक्ट्रिन्स पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। 21 बात करता है आपके लाइफ की, राइट टू लाइफ की एंड पर्सनल लिबर्टी। 22 बात करता है आपके, अगेन 22 भी बात करता है आपके क्रिमिनल्स के ही बारे में। एग्जैक्ट क्या है मलिक, हाँ क्रिमिनल्स के डिटेंशन के, क्योंकि वही ये 24 घंटे के अंदर सारी चीज़, ये है आपका टोटल 12 से लेके 35, क्योंकि मैंने शॉर्ट में इसी की शीट मैंने आपको दी डिटेल में जो मैंने आपको पढ़ाया है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो और अपना भी पढ़ सकते हो। तो याद करने का तरीका यही होता है कि आप जो भी नोट्स मिले उसको शॉर्ट में लिख के याद करिए, ठीक है। नोट्स तो मैं डिटेल ही दूंगा आपको, लेकिन आप याद करिए शॉर्ट में, क्वेश्चन यहीं से आएगा, इतने में से ही आएगा। बाकी चीज़ें जो लिखी हुई है वो समझाने के लिए लिखी है, समझ रहे हो। तो आपको ये चीज़ समझ में आई क्या है, ये पूरा 12 से लेके 35 तक पूरा हो गया, खोल दिया मैंने। पहले मैंने क्या करा, ऐसे ही आप भी पहले क्या है जो मेन मेन हेडिंग है वो लिखिए, उस हेडिंग के अंदर में फर्दर क्या है तो फिर खोलिए, तरीके से टेबल टेबल ड्रॉ करके पढ़िए तो याद हो जाएगा। ठीक, अब जैसे मैं थोड़ा सा अटका, याद था क्रिमिनल है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाया, नहीं स्ट्राइक मारा तो मैंने पूछा क्या है, ठीक है। तो क्या है, अगर मैं थोड़ी देर और सोचता हूं तो याद आ जाता है, ऐसा कुछ नहीं। तो ऐसे ही मैं इसके आगे भी बता सकता हूँ, यहाँ से डीपीएस भी शुरू होता है 36 से 51, ठीक है। इसको भी मैं खोल सकता हूँ, यहाँ डीपीएस पे नया चैप्टर शुरू होगा,
यहाँ ये एक चैप्टर खत्म हो तो अगला चैप्टर क्या होगा, 4 जो आप पढ़ोगे मुझसे, क्या 51A आएगा। ये क्या है, ये फंडामेंटल ड्यूटीज है, ठीक है। तो इस तरीके से ना पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लिख सकता हूँ मैं पूरा। तो ये क्या मैं मतलब क्या है, मैंने कोई हिस्स किया बैठ करके, नहीं, मैंने इस तरीके से प्रैक्टिस की थी अपने टाइम में। आज तक याद है, उसके आगे प्रेसिडेंट का चैप्टर है, देन उसके बाद आपका वो आते हैं सेंट्रल लेवल के जितने लोग हैं वो आते हैं, अटर्नी जनरल आएंगे, सब आएंगे, ठीक है। उसके बाद छठा चैप्टर आता है वो गवर्नर का है, गवर्नर सीएम, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, ठीक है, एडवोकेट जनरल है, ये सारे दे रखे हैं उसमें। फिर आपका फाइनेंस कमीशन आता है, जैसे आगे चलते जाओ, फाइनेंस कमीशन, इलेक्शन कमीशन आएगा, उसके बाद जो आपको पढ़ना ऑफिशियल लैंग्वेज आएगा, उसके बाद तरीके से एंटर, जो इतना ही आपको पढ़ना है, इमरजेंसी पढ़नी है यहाँ तक पढ़ना है, ये आपका कोर्स है। फिलहाल इसको आगे बढ़ाते हैं। मुस्कान को आ रही नींद बड़ी तेज है, मुस्कान तो सोई जाओगी बेटा, ऐसा लग रहा है मुझे। जागो एग्जाम में, नहीं तो सो जाओगे हैं? चलो, जमाई ले रही हूँ ना, इसलिए मैं कह रहा था। तो ये अभी जल्दी से रिवाइज कर लो इतना, बाकी चीज तो मैंने पढ़ाई वो तो है, इतना जल्दी से रिवाइज करो, और लाइन से होना चाहिए, मैं अंदर का पूछ ही नहीं रहा आपसे। एक और भी है इसकी, ई से इक्वलिटी, एफ से फ्रीडम, ई से एक्सप्लॉयटेशन, आर से रिलीजन, सी से कल्चरल, ई से एजुकेशनल, पी से प्रॉपर्टी, सी से कॉन्स्टिट्यूशनल, और आर से रेमेडीज। ई एफ ई आर सी ई पी सी आर, ये भी एक ट्रिक है, आप ऐसे भी अगर एक एक वर्ड भी लिख के याद कर सकते हो तो भी आपको लाइन वाइज याद हो जाएगा, ठीक है। कोई ट्रिक नहीं है, ये मैंने ही बनाया है, मैं जैसे बच्चों का ऐसे याद नहीं होता तो वैसे याद कर लेते हैं, लाइन से अगर याद करना, ठीक है। सबका पहला वर्ड उठा लो बस, जो भी है वो चीज़ आपका। अस्सलाम सर, वालेकुम सलाम ज़ोया। सर मैग्ना कार्टा से क्वेश्चन कैसे पूछता है? सर मैग्ना कार्टा से ये पूछेगा कि इसका दूसरा नाम क्या है, या मैग्ना कार्टा कहाँ का है। मैग्ना कार्टा आपका यूएस का है, ठीक है। मैग्ना कार्टा वॉज द फर्स्ट डॉक्यूमेंट जिसमें, मैग्ना कार्टा, हाँ ठीक है, मैग्ना कार्टा ब्रिटेन का है, ठीक है, मैग्ना कार्टा ब्रिटेन का है बेटा। और मैग्ना कार्टा वाज द फर्स्ट डॉक्यूमेंट जिसके अंदर फंडामेंटल राइट्स की बात की गई थी, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, उसमें केस भी एक है जिसको आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। किसका नाम लिखा तुम्हारे पास? मेडिसन, मेडिसन वर्सेस क्या है, नहीं है, नहीं नहीं, तो मैग्ना कार्टा के साथ भी नहीं है, छोड़ो। और इतना ही पूछेगा, और साथ में टोटल कितने चैप्टर पढ़ने होंगे, क्या टोटल आपको अराउंड 10 चैप्टर पढ़ने हैं उससे, ठीक है, आउट ऑफ 22, 10 से 11 चैप्टर पढ़ोगे आप उससे, ठीक है। जैसे 6 तो आपके बैक टू बैक है, और 7वें के बाद से मैं छोड़ूंगा, 7वां नहीं पढ़ाऊंगा, 7वां रिमूव हो चुका है। 8वां मैं पढ़ाऊंगा आपको, जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज उधर से फिर शुरू होता है, वो मैं बता दूंगा। फिर अब जैसे पढ़ाई चल रही है वैसे पढ़ते रहो। 10 चैप्टर मान लो बेटा, चैप्टर पढ़ना है मुझे, तो हम लोग तीसरे चैप्टर पे चल रहे हैं, हो जाएगा। ओके बेटा, ट्राई करो, नहीं आता तो आगे बढ़ेंगे। मलिक, मलिक से शुरू कर रहे हैं, मलिक का तैयार है बेटा, बता दो लाइन से बिना देखे। हाँ। रिलीजन कहाँ गया? रिलीजन एजुकेशन नहीं, रिलीजन ओनली। हाँ। हाँ, और जो रिमूव है उसका क्या नाम है? ठीक है, तो आप एक जगह अटके है ना, वर्क करो उस पर। चलो मुस्कान, इन्होंने वो बता दिया नहीं, अब तुम, हाँ अब तुमको ये बताना है, हाँ आर्टिकल्स बताओ, जितने हैं, हाँ। मतलब नाम भी तो बता दो, कौन से बता रही हो? 14 से 18 क्या है? रिलीजन है, पहले ही रिलीजन आ गया। रिलीजन तो बेचारा बीच में बैठा हुआ है, ऐसे भी तो याद कर लो कि रिलीजन तो सर ने बीच में पढ़ाया था। हाँ, अभी एक बार और पढ़ो। हाँ, कनिष्का, शुरुआती में 22 बोल दिया, हाँ। हाँ, तुम्हारा अब गया। मलिक ट्राई करो, तुम पढ़ो जब तक, अब आर्टिकल्स बताओ सबके। हाँ। हाँ।
हाँ ठीक है। कल्चर कहाँ गया? नहीं, कल्चर 29 है और 30 एजुकेशन, उसी में है तो, लेकिन कल्चर भी तो बोलोगे ना, थोड़ा थोड़ी दोगे। कल्चर राइट्स अलग होती है बेटा, एजुकेशन राइट्स अलग होती है। चैप्टर एक है लेकिन अलग अलग है, दोनों चीज डेफिनेशन ही अलग है। हाँ हाँ ठीक है। हाँ। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को और क्या बोलते हैं? इसलिए वो आर्टिकल 13 में बेटा, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी को मैंने अभी लिखवाया अपनी जो टेबल बनाई थी, रिट्स। रिट्स लीगल राइट बाद में, पहले तो रिट्स बोलोगे। ठीक है, लीगल राइट तो सभी है जो फंडामेंटल राइट नहीं है। सुनो, जो चीज फंडामेंटल राइट है यानी 12 से 35, वो सिर्फ फंडामेंटल राइट है, उसके अलावा जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन है वो लीगल राइट है। समझ रहे हो? एक्सेप्ट कुछ पोर्शन जिसको हम एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, स्टैट्यूटरी राइट बोलते हैं, जो कि अलग से इंप्लीमेंट किया गया है। जो दो ही तुमको क्लॉज पढ़ने हैं इनमें, सारे क्लॉज नहीं पढ़ने। एक तो जो वुमेन को स्पेशल राइट्स दी गई हैं और चिल्ड्रंस को, और दूसरा जो ओबीसी और उनका रिजर्वेशन फिक्स किया गया वो। बाकी तुमको इसके अंदर कुछ नहीं पढ़ना है। एक देखो, एक क्लॉज में डिस्क्रिमिनेशन के ग्राउंड दिए हुए हैं। एक भाई किस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। हाँ? एक और 16 15 16 में सेम है, बस 16 में क्या रेसिडेंस बढ़ा दिया है। ठीक है, तो मतलब यही चीज़ पढ़नी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगेन मैं अपनी शीट जो पढ़ाऊंगा वो आपके पास नोट से अच्छी बात है, एक बार मेरी शीट भी देख लें। ठीक है? हाँ, क्लॉज नहीं है इसमें, मैंने सीधे सीधे बता दिया, क्योंकि क्लॉजेस आपसे एग्जाम में पूछेगा तो जैसे बहुत ही कम चांस है कि पूछ लेगा 15 का 4 क्या बोलता है, 15 का 5 क्या बोलता है। बेटा 15 का 4 और 5 वही 16 का 4 और 5 है। दोनों ही में वुमेन, देखो पहले वाले में वुमेन एंड चिल्ड्रन की बात की और अगले वाले में रिजर्वेशन की बात। तो उसमें मैं अलग से क्या पढ़ाऊँ? हाँ, ईडब्ल्यू एस रिजर्वेशन आया 16 में, और उसके अलावा जितने रिजर्वेशन है वो 15 में। ऐसे ही आपको याद करना, मैं बताऊंगा भी पढ़ाऊंगा। एग्जैक्टली क्लॉज याद करने की क्या जरूरत है, इतना याद रखो सर, लास्ट के दो थे रिजर्वेशन वाले। ठीक है, 4 एंड 5। ठीक है, बस बात खत्म हो गई। ठीक है, ये जो भी इंपॉर्टेंट है मैंने शीट में दे दिए, क्योंकि तुमने बोला था। ठीक है, होंगे इसके अंदर, देखो है। वहां तक आने तो दो, अभी तो ऊपर ही चल रहे हो अभी। तुम ऊपर बेसिक पढ़ रहे हो बेटा। कनिष्का हो गया? अब क्वेश्चन तुम लोग जितना लिख रहे हो, मैं क्वेश्चन ही दूसरा पूछने जा रहा हूँ, चलो। ठीक है, तो लिख लो जितने, क्योंकि सारे तो आंसर इसने दे ही दिए मुझे। ठीक है, अब बचे तुम लोग, तुमने कुछ भी नहीं दिया, जो दिया वो उल्टा दिया मुझे। ठीक है, तो तुम्हारे लिए क्वेश्चन है मुस्कान, क्वेश्चन पूछो। चलो सीधे पूछता हूँ। ये जो है हमारा राइट टू प्रॉपर्टी, इसका ओरिजिनल आर्टिकल कौन सा था और नया आर्टिकल कौन सा? हाँ, नहीं आर्टिकल पूछ रहा हूँ मैं। राइट टू प्रॉपर्टी किस आर्टिकल में दी हुई थी? हाँ, नया दूसरा कौन सा, उसका नया कौन सा आर्टिकल है? नया आर्टिकल कौन सा है? 31 से कहाँ चला गया उठ करके? 31 से 32 चला गया है? अरे रहने दो यार, 31 से 300 डे गया है बेटा, 300 में चला गया ना। 32 33 क्यों करी जा रही हो? चलो नहीं याद हुआ तुमको बेटा, यहाँ क्वेश्चन आएंगे गड़बड़ कराओगे तुम, याद करो अच्छे से। और तुम बताओ कनिष्का, 300 ए कौन सी राइट है? लीगल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ह्यूमन राइट है, या कौन सी राइट है? लीगल राइट है। 31 कौन सी राइट थी? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कहना चाहिए या फंडामेंटल राइट कहना चाहिए, ज्यादा सही कौन सा? दोनों से नहीं, एक एक कोई चूज करो ना, दोनों कैसे लगा दोगी? ज्यादा सही कौन सा है? 31 फंडामेंटल राइट बेटा। देखो जितनी भी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में दी वो ऑटोमेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो गई, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई है। लेकिन अगर किसी की हेडिंग अलग है तो हम उसको पहले उस नाम से बोलेंगे, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से बोलेंगे। तो देखो फंडामेंटल राइट चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, फंडामेंटल राइट में 31 आता है, तो 31 पहले क्या हुआ? फंडामेंटल राइट हुआ। बाद में क्या हुआ वो? अगर फंडामेंटल राइट एग्जाम में ऑप्शन नहीं है तो आपका वहां पे आंसर क्या होगा? 31 को लेकर के कॉन्स्टिट्यूशनल। अगर ऑप्शन नहीं है तो, अगर ऑप्शन है तो फंडामेंटल राइट ही आंसर होगा। देखो जितनी भी चीज कॉन्स्टिट्यूशन की तो पढ़ रहे हो आप लोग, पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन की, तो आंसर आपका वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होगा ही होगा, लेकिन ज्यादा से क्या होगा? फंडामेंटल। और जो 12 से 35 के अलावा जितने भी, यानी 1 से 11 और 36 से लेकर 395 जो यहाँ पे खत्म हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशन, वो सारी क्या है? लीगल राइट। सिर्फ 12 से 35 क्या है? फंडामेंटल राइट है। क्लियर है ये चीज? चलिए अब हम आगे चलते हैं। फंडामेंटल राइट देखो, यहाँ नुजरत है कोई, उन्होंने ऑनलाइन
हमारी बच्ची वो बोल रही है कि फंडामेंटल राइट, जो मैंने क्वेश्चन पूछा उसने एग्जैक्टली जवाब दे दिया, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन मैं वर्बल पूछ रहा हूँ, ठीक है, इसका ये तो नहीं कि वो गूगल करेगी वर्बल क्वेश्चन का, ऑब्वियस सी बात है, सिंपल क्वेश्चन है तो सिंपल आंसर होगा, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, और क्लास को, अजमी सर की क्लास 10 मिनट के अंदर है, तक हम अपनी क्लास कंटिन्यू करते हैं। क्या है अगली हेडिंग? मेरे साथ तो प्रॉब्लम है कि मेरे पास बॉडी बंद होने लगता है मेरा टाइम, पता नहीं, परेशान हो गया मैं। अगली हेडिंग तो ये आप लोग घर पे जाकर याद करना, बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं कह रहा हूँ याद करने के लिए, ठीक है। आइए आगे चलते हैं, कहाँ पे थे हम लोग, यहीं पर है, ठीक है। आइए, ओके, ये आ जाओ भाई जल्दी। देखो फीचर्स क्या है फंडामेंटल राइट के, तो फीचर्स ये है कि 20 और 21 को छोड़ करके, यानी कि 12 से 35 के अंदर जो 20 और 21 है उनको छोड़ करके, 12 से 35 नहीं, 1 से लेके 395 जो आर्टिकल हमारे पास, ओरिजिनल कितने आर्टिकल हमारे पास, लॉस कितने, 395 है, उसमें से 20-21 को अगर हम छोड़ दें तो बाकी सारे के सारे सस्पेंड हो जाते हैं। देखो बाकी सारे के सारे सस्पेंड को अंडरलाइन कर लो, फिर अटक ना जाए। बाकी सारे के सारे क्या हो जाते हैं, सस्पेंड, किसको छोड़ के, 20 और 21 को छोड़ करके, इनको छोड़ करके, एक से लेकर के कहां तक, एक से लेकर के 19 तक, ठीक है, और उसके बाद एंड 22 से लेकर के कहां तक, 395 तक, ये सारे क्या हो जाते हैं, ये सारे के सारे सस्पेंड हो जाते हैं, ठीक है। सस्पेंड मतलब क्या, कैंसिल हो जाता है, सस्पेंड मतलब क्या हो गया, कैंसिल हो जाता है। कब, कब कैंसिल हो जाता है, यानी काम नहीं करते, कब काम नहीं करते, जब नेशनल इमरजेंसी लगी, यानी जब क्या हो इंडिया में आपका नेशनल इमरजेंसी, मतलब क्या हो गया, वॉर लाइक सिचुएशन हो, ठीक है, जब इंडिया में वॉर हो, यानी कोई दूसरी कंट्री अटैक करते हैं, अपने ही लोग अटैक कर दें, तो इसका कानून कौन सा इमरजेंसी का कानून है, नेशनल इमरजेंसी का 352, ये हम अलग से पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। यानी कि सारी फंडामेंटल राइट्स क्या है, बेसिक अधिकार है, बेसिक अधिकार कभी कैंसिल नहीं हो सकता, हमने पढ़ा नहीं चीज, लेकिन बेसिक अधिकार भी कैंसिल होते हैं, कब कैंसिल होते हैं, जब 352 लग जाता है कानून, 352 कानून लग जाता है तब, इतना बस याद रखिएगा। लेकिन कौन सा दो कैंसिल तब भी नहीं होता है, 20 और 21, बाकी पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बंद हो जाता है, ठीक है, ऐसे समझिए। जैसे एक जगह पे 395 दुकानें हैं, उनमें से दो दुकानें खुली रहेंगी, 20 और 21, समझ रहे हो, बाकी सारी बंद हो जाएंगी, कब, जब एक बड़ी दुकान आ जाएगी जो है 352, वो बड़ी दुकान का नाम क्या है, इमरजेंसी नेशनल, ठीक है। और जो ये छोटी है 20 और 21 क्या पढ़ाया था मैंने, 20 थी आपकी क्रिमिनल की कुछ राइट्स, ठीक है, और डॉक्ट्रिन्स, और 21 मैंने बताया था राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार आपसे कोई नहीं छीन सकता, ठीक है, राइट टू लाइफ, ठीक है। अब आइए, आर्टिकल 9 कैन बी सस्पेंडेड ओनली ड्यूरिंग, अच्छा आर्टिकल 19 भी सस्पेंड हो सकता है, कब, जब हमारे यहाँ वही वॉर हो या फिर कोई एक्सटर्नल एग्रेशन हो, अगर इस तरह की कोई भी इमरजेंसी, देखो जब वॉर होगी, जब वॉर होगी तो हम उसको बोलेंगे एक्सटर्नल इमरजेंसी, ठीक है। और जब ये क्या नाम है, एक्सटर्नल एग्रेशन होगा, सॉरी, और एक्सटर्नल दोनों को हम बोलेंगे एक्सटर्नल इमरजेंसी, और जब रेबिलियन होगा, आर्म रेबिलियन, तो हम उसको बोलेंगे इंटरनल इमरजेंसी। देखो मैं समझा दूंगा, जब कोई दूसरी कंट्री हम पे हमला करती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, वॉर या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन, उसी के नाम, ठीक है। और उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल इमरजेंसी, यानी इमरजेंसी इंडिया के अंदर है, यानी वॉर है, लेकिन बाहर से खतरा है, दूसरे देश से, क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल, ठीक है। और जब हमारे देश में हम ही, हमारे ही लोगों से हमको खतरा होगा तो हम क्या बोलेंगे, इंटरनल इमरजेंसी, ठीक है। जब हमारे ही लोग हम पे, तो किस पे, हमारे लोग हम पे नहीं होंगे, जब हमारे लोग यानी हम लोग, यानी आप में हम लोग सब क्या उठा लेंगे, आम मतलब क्या होता है, हथियार, ठीक है, हथियार, यानी गन, छुरी, चाकू, कुछ भी उठा लेंगे, और किसके खिलाफ उठाएंगे, गवर्नमेंट के खिलाफ। अगर हम ही लोग सारे पूरे इंडिया एक साथ मिलकर के गवर्नमेंट के खिलाफ हथियार उठा लेते हैं कि गवर्नमेंट ये नहीं चलने देंगे, गवर्नमेंट हटाओ, तो क्या होगा, बांग्लादेश में जो हुआ अभी, अगर आप लोग न्यूज देखते हो, हाँ? अरे नहीं यार, यहाँ इंडिया में बांग्लादेश के बारे में क्यों पूछे, ठीक है। तो हथियार इतना पूछ लेगा, भाई कौन थी वहां की प्राइम मिनिस्टर जिनके खिलाफ ये हुआ था, तो शेख हसीना, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। तो हथियार, क्या बोल रहा था मैं, देखो बीच में क्वेश्चन बोल रहा, आर्म रेबिलियन, ठीक है। तो अपने ही लोग अगर गवर्नमेंट के खिलाफ वो करते हैं नारेबाजी, और गवर्नमेंट हटाने की कोशिश करेंगे, और पूरा घर तोड़ने लगे, आग लगाने लगे, पूरे देश भर में ऐसा हो रहा हो, तो हम क्या बोलेंगे, इंटरनल एविडेंस, यानी हमें अपने ही देश के लोगों से खतरा, ठीक है। तो ये इस टाइम पे आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाता है, ठीक है, ये वाली बात। अब देखिए 31A भी है, हमने क्या पढ़ा, 31 32 पढ़ा, उसके बीच में एक 31A भी था, ठीक है। वो क्या था, स्कोप ऑफ ऑपरेशन इज लिमिटेड बाय 31A, इसको हम बोलते हैं सेविंग ऑफ लॉस प्रोवाइडिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ स्टेट। तो आपको क्या अंडरलाइन लगाना है, एक्विजिशन ऑफ स्टेट। 31A क्या है, एक्विजिशन ऑफ स्टेट की बात करता है, ठीक है। 31B बात करता है वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स, इसकी वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट, 31B भी है बीच में, जिसको हम बोलते हैं वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स। और 31C बात करता है सेविंग ऑफ लॉस,
ठीक है, बस इतना इतना अंडरलाइन कर लो, आपको इसके अंदर में कुछ भी नहीं पढ़ना है, बस खाली नाम ज्यादा ज्यादा आपके एग्जाम में आ सकता है। 31, अच्छा जो बीए वाले मुस्कान, बीए में हो तो तुम्हारे में ये पोर्शन आएगा ही नहीं, तुम इसे छोड़ सकते हो, ये मैं लॉ वालों के लिए बता रहा हूँ। 31A, 31B, 31C में से इतना आएगा कि सेविंग, वो सॉरी, एक्विजिशन ऑफ स्टेट कहाँ दे रखा है, पोजीशन लिमिट देख रहा है 31A में, ठीक है। वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट कहाँ दे रखा है, 31B में दे रखा है। और सेविंग ऑफ लॉस, ठीक है, इसके लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल के लिए, ठीक है, वो कहाँ दे रखा है, वो दे रखा है 31C। या फिर सेविंग लॉस काट दो, खाली डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पढ़ लो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहाँ दे रखा है, 31C में दे। ये लॉ वाले अंडरलाइन जो ऑनलाइन है वो कर लो बस, बीए वाले इसको नहीं स्किप। उसके बाद देखो 34 क्या होता है, मैंने बताया था ऊपर, मार्शल लॉ होता है, आर्मी 33 होता है, और 34 होता है मार्शल लॉ। मार्शल लॉ भी आर्मी ही का पार्ट होता है। इस टाइम भी क्या हो सकता है, आप पे रिस्ट्रिक्शन लग सकती है, इस टाइम भी क्या हो सकता है, फंडामेंटल राइट को रोका जा सकता है। कब, जब किसी एरिया में रोका जा सकता है, कब, जब किसी एरिया में, लिख लो अपने वर्ड्स में, जब किसी एरिया में कानून व्यवस्था गड़बड़ाई जाती है, ठीक है, उस वहां पे कंट्रोल करने के लिए पुलिस कंट्रोल अगर नहीं कर पा रही होती है, तो हम किसको लगाते हैं, आर्मी को लगाते हैं। लेकिन सिर्फ उतने एरिया में, मान लो कि अलीगढ़ में दंगे हो गए तो अलीगढ़ में ही सिर्फ आर्मी आएगी लोगों को रोकने के लिए, पूरे दिल्ली और हाथरस इन जगह नहीं आएगी, क्योंकि वहां पे कुछ भी नहीं हुआ, वहां पे नॉर्मल है सब कुछ। तो सिर्फ एक पर्टिकुलर जगह पे अगर हमको आर्मी लगानी पड़े रोकने के लिए, और वहां पे जो आर्मी आएगी ना, फिर वो अपना रूल लगाती है, वो ये भी बोल सकती है कि अगर कोई बाहर निकला तो हम गोली मार देंगे, और एक्चुअल में वो गोली मार सकती है, ठीक है, डराने के लिए धमकाने के लिए गोली वो चला सकती है। तो जो अपने कानून बनाती है ना, उस टाइम पे, जैसे नॉर्मली आप कोई रोड पे चल रहे हैं गोली मार दोगे आप, नॉर्मली चल रहा है तो नहीं मारोगे ना, तब मारोगे, या तो दुश्मनी हो आपकी, या तो पुलिस वाला भी आपको गोली नहीं मार सकता बिना बात का। रोड पे चलते चलते पुलिस वाला कहेगा मैं गोली मार दूंगा, नहीं ना। लेकिन अगर कर्फ्यू लगा हो, या फिर अगर जहां पे दंगे भड़क रहे हो, वहां पे पुलिस वाले या आर्मी वाले गोली चला सकते हैं, उनके पास पावर होती है। तो मार्शल लॉ में यही होता है कि पुलिस वाले या आर्मी वाले मिल करके कोई भी अपना कानून बना सकता है, और इसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकती है, यानी गवर्नमेंट इसमें कुछ भी नहीं बोलेगी, जो आर्मी का हेड होगा उसका ऑर्डर होगा यहाँ पे सीधे सीधे, ताकि सिचुएशन कंट्रोल हो जाए। ये दे रखा है 34 में। यहाँ पे भी क्या होती है हमारी फंडामेंटल राइट्स, उस टाइम के लिए फंडामेंटल राइट्स क्या होती है, हम बोल सकते हैं, घूम सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, जी सकते हैं, है ना, जमीन खरीद सकते हैं। अब जमीन खरीदना तो नहीं है, अब जमीन खरीदना क्या हो गया, वो तो लीगल राइट होगी, लेकिन पहले हम जमीन खरीद सकते थे, राइट टू प्रॉपर्टी मतलब जमीन खरीदना। अब क्या हम घर बना सकते हैं, कहीं जाएंगे तो बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो कि बाहर दंगे हो रहे हो, अब मैं बोलूँ कि चलो टहलने जा रहा हूँ मैं, तो क्या वो सही है, इसमें किसको खतरा है, मेरी ही जान को तो है, मैं ही तो मारा जाऊंगा। और अगर मैं नहीं मान रहा हूँ, पुलिस अनाउंस की जा रही है कि बाहर मत निकलिए, दंगे हो रहे हैं, आपकी जान को खतरा है, मैं तब भी निकल रहा हूँ, और अगर आप बाहर निकले तो हमें ही कुछ आप पे एक्शन लेना पड़ेगा। मैं तब भी कह रहा हूँ कि तुमने मारा कैसे मुझे, वो डंडा आके मार देता पुलिस वाला, मैं कह रहा हूँ मुझे तुमने डंडा मारा कैसे, ठीक है, मैं पुलिस वाले से लड़ ले रहा हूँ, पुलिस वाला भड़क के गोली मार देता तो पुलिस वाले पे कोई चार्ज नहीं लगेगा मर्डर का, क्योंकि पुलिस वाले ने तो पहले इंस्ट्रक्शन दे रखे थे ना, बाहर निकलोगे तो गोली भी मारी जा सकती है और डंडा भी चला जाता है। यानी यहाँ पे जो प्रोटेक्शन है, यहाँ पे आर्मी वाले अगर गोली भी चलाते हैं, बिना बात का भी चलाते हैं ना, तो बच जाते हैं। तो यहाँ पे आर्मी वालों को प्रोटेक्शन दे रखी है क्या, कि वो कुछ भी कर सकते हैं इसके अंदर और उन पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। नॉर्मली अगर आर्मी वाला पुलिस वाला पे गोली चला देगा उस पर कार्रवाई होगी, लेकिन इस सिचुएशन में नहीं होगी, क्योंकि वो दंगे रोकने के लिए कहेगा तो मैंने दंगे रोकने के लिए गोली चलाई, जबकि एक्चुअल में मान लो उस एरिया में, मान लो उस टाइम पे दंगे हो ही नहीं रहे थे, और उसने दिखा दिया दंगे हो रहे थे। कैसे, क्योंकि कर्फ्यू तो लगा हुआ था, है ना, और उसने आपको दुश्मनी में मारा होगा, लेकिन वो यहाँ से बच के निकल जाएगा। तो ये कानून में गड़बड़ी है, जो कि हम लोग जब पढ़ते हैं तो हम लोग पकड़ते हैं, जाहिर सी बात हमारा काम क्या है, एज एन एडवोकेट एंड जज क्या काम होता है, खाली कानून पढ़े नहीं, कानून में गलती भी ढूंढे। तो यहाँ कानून में गलती है, आपको किसी को ऐसी पावर नहीं दे देनी चाहिए जिसका मिसयूज भी हो सके। इसमें लोगों के पास फंडामेंटल राइट्स उनकी रोक ली गई, क्या बाहर मत निकलो, है ना, भाई रेस्टोरेंट मत जाओ, घूमने मत जाओ। यहाँ पे क्या, अच्छा इमरजेंसी में कौन सी जगह खुली रहती है, इमरजेंसी की सिचुएशन में हमेशा दो जगह आपको खुली मिलेगी, जो कि गवर्नमेंट का ऑर्डर होता है। एक तो मेडिकल फैसिलिटी डॉक्टर्स की, वो खुल सकती है, प्राइवेट वाले बंद हो सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट वाला खुला रहेगा। मान लो किसी एरिया में गवर्नमेंट का हॉस्पिटल ही नहीं है, तो वहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल खुले रह सकते हैं। मेरे अब्बा की क्लिनिक खुली रहती है, वो डॉक्टर है, इमरजेंसी में भी खुली रहेगी, कोविड का टाइम तो भी खुली हुई थी, तो इन सब सिचुएशन में खुली रहती है, ठीक है। और दूसरा क्या खुला रहता है, कोर्ट्स, के भाई किसी को पकड़ के ले जा रहे हो तो अब या तो जेल ले जाओगे या फिर क्या करोगे, कोर्ट में ले जाओगे जज के सामने, तो कोर्ट खुले रहते हैं। कोर्ट भी छोटे वाले नहीं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट खुले, ठीक है। तो ये इमरजेंसी कितनी भी बड़ी हो, ये जगह आपको खुली मिलेगी, उसके अलावा सब कुछ बंद किया जा सकता है। लेकिन अगर आप बंद नहीं कर रहे हो, मेरी दुकान है मेरी कुरकुरे की, मैं नहीं बंद कर रहा हूँ, कुरकुरे बेचूंगा इमरजेंसी में, तो भाई पुलिस वाला के डंडा भी बरसाएगा, पीटेगा भी आपको, क्या आर्मी वाला। तो यही होता है 34, यही सारी चीजें बताता है, ठीक है, कि जब आपको मना किया है तो आप मत करो हरकत ना, वो वाली चीज। समझ गए बेटा, ये तो आपको पढ़ना था बेटा, इसलिए मैंने बताया डिटेल में हो। अब हम लोग चल रहे अंदर, थोड़ा सा अंदर चल रहे, जब तक अजमी सर नहीं आ रहे। फंडामेंटल राइट्स में अब हम अंदर चल रहे। 12 क्या था, स्टेट लिखा है आप लोगों ने, 12वां स्टेट था, 13वां था लॉ, लिख लिया ना सबने, ठीक है। अब हम उसको डिस्कस करेंगे, पहले ये पढ़ लो। राइट टू इक्वलिटी 14 से 18 में दिया हुआ। तो भाई क्या है हेडिंग,
14 से 18 क्या बात करता है? मेन हेडिंग क्या है बेटा? मेन हेडिंग है राइट टू इक्वलिटी, यानी एग्जाम में अगर पूछता है राइट टू इक्वलिटी का आर्टिकल कौन सा है तो ये लगाओगे आप। ठीक है, अब उसके अंदर क्या दे रखा है? इसमें दे रखा है इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी सारे के सारे लोग लॉ के सामने बराबर है। ठीक है, इक्वलिटी बिफोर लॉ या फिर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ भी बोला जाता है, लिखा हुआ है इसमें। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ भी लिख लो यहाँ पे, इसमें लिख लो इक्वल, फिर अटक रहा है, बंद होगा, बंद होने से पहले लिख लो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो यहाँ आर्टिकल 14 में बात की जाती है इक्वलिटी बिफोर लॉ की और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की। तो एक चीज और लिखो, यहाँ पे एक चीज और बात की जाती है रूल ऑफ लॉ की, लिख लो। सर आवाज टकरा नहीं है बार बार, बेटा आवाज कैसे टकराएगी? मैं तो डबल माइक से पढ़ा रहा हूँ। नेटवर्क अपने रीसेट कर लो, देख लो आप, अगर आपको दिख रहा हो कैमरे पे, वो थोड़ा ऊंचा भी जा रहा हूँ, लोग क्या क्या करना पड़ता है। ये देखो बेटा माइक पहने हुआ मैं डबल, भी नहीं दिख रहा, देखो डबल माइक है। तो अपना नेटवर्क रीसेट कर लो, यहाँ पे आवाज सही आ रही है बेटा, है ना? मैंने चेक कर लिया आवाज यहाँ पे मोबाइल में सही है। ठीक है, चलिए इस 14 और से 18 कंप्लीट कर लेना आज, अगर ये चल जाए तो। मैं समझ गया, जब मैं किसी लाइन या किसी चीज लिखी हुई पे जब मैं लिख रहा हूँ ना, जो ऑलरेडी लिखी हुई है, जैसे लाइन बनी हुई है, तो वहां पे जब मैं लिख रहा हूँ तो ये हैंग हो जाता है, तो मैं लिखूंगा कहीं साइड में जिससे हैंग नहीं हो। भी समझ में आ रहा है मेरे को? जब मैंने लिखा तो लाइन पे चढ़ गया ना, तो वो हैंग हो गया। सब मैं लिखूंगा ये ब्लैंक स्पेस पे, तो नहीं हैंग होगा। चलो देखो, तो इक्वलिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14 में, फिर साथ में क्या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड रूल ऑफ लॉ भी यहीं पे दिया हुआ है। ठीक है, हमको इतना ही पढ़ना है, हमसे नहीं पूछेगा रूल ऑफ लॉ क्या होता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या होता है, मैं समझा दे रहा हूँ। ठीक है? देखो, इक्वलिटी बिफोर लॉ इक्वल प्रोटेक्शन लॉ मतलब होता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कि सारे के सारे बराबर है लॉ के सामने। इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या हो गया? सब बराबर है लॉ के नजर में, यानी भाई आप हैं आप हैं आप हैं, कानून सबके लिए एक है। ठीक है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मतलब क्या हो गया? यहाँ पे सबको कानून एक तरीके से प्रोटेक्ट करेगा। ऐसा है कि अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो कानून आपके लिए, अगर मान लो आपके साथ छेड़छाड़ हो रही है और आपके साथ भी छेड़छाड़ हो रही है, तो आप दोनों के लिए कानून सेम ही लगेगा, आपको सेम ही प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपकी छेड़छाड़ में अलग कानून आएगा कोई और आपकी छेड़छाड़ में अलग आएगा और इनकी छेड़छाड़ में कुछ अलग आएगा, नहीं। छेड़छाड़ की घटना है तो सबके लिए एक जैसी होगी, समझ लो। मर्डर हुआ है तो सबके लिए एक जैसे ही सजा मिलेगी अरेस्ट होने के बाद। आपने मर्डर किया, आपने मर्डर किया या आपने मर्डर किया, सजा सबकी एक है। अब मर्डर आपने दो किया, आपने एक किया और आपने एक किया, तो सजा अलग हो सकती है, लेकिन मर्डर आपने एक एक किया है तो मर्डर सजा सेम है। एक ही आदमी का तीनों ने मिलकर किया तो तीनों की सजा सेम है। ऐसा नहीं है कि कोई हो जाएगा, अरे कनिष्का बहुत बड़े खानदान की है फॉर एग्जाम्पल, कनिष्का को नहीं हम जेल में भेजेंगे, लेकिन मलिक को भेज देंगे और मुस्कान को भेज देंगे, क्यों? क्योंकि ये लोग बहुत छोटे खानदान से आते हैं फॉर एग्जाम्पल। ऐसा नहीं होता है, लॉ सबके लिए एक जैसा है, यही पर आर्टिकल 14 बता रहा है। ठीक है, अब प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट एक्सेट्रा, आर्टिकल 15 इसमें दिया हुआ है। इसमें दो कौन से ग्राउंड और छूट रहे बेटा, अब्दुल बताओ जल्दी से। रीजन, रेस, कास्ट, इसमें एक्सेट्रा की जगह आप लोग लिख लीजिए, मैं फिर लिखूंगा तो शायद हैंग हो जाए। दो और ग्राउंड्स होते हैं, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। कास्ट के बाद लिख लीजिए सेक्स, मैं बता रहा हूँ सेक्स, और जब मैंने पूछा तो बेटा खामोश थे, देखो मत ना, दिमाग लगाओ, पढ़ लिया हो तो, है ना। प्लेस ऑफ बर्थ, मैं कहाँ देख रहा हूँ? देखो मेरे हाथ में कोई किताब खोली हुई इस टाइम, तो जब आपने नोट्स पढ़े हैं तो याद करिए कि आप उसी टाइम याद हो जाए जो आपने पढ़ रखा है ना। जब मैं पूछूं तो उस टाइम कोशिश करिए खुद से बताने की। रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, कॉमा लगा के सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ एक्सेट्रा हटा देना। ये 5 ग्राउंड है, इनके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। देखो, यानी इनके अलावा कोई बेसिस है तो उस पर डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। क्या कह रहा हूं मैं? देखिए, अगर आपको किसी को आप रिलीजन के बेसिस पे नहीं बांट सकते, यानी उनको इक्वलिटी, जैसे कि आप मान लीजिए हिंदू है और आप मुस्लिम है, तो मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि भाई आपको इस कोचिंग में आने का हक है और आपको नहीं है, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है भाई, कोचिंग है तो आप भी आ सकते हैं, अभी हॉस्पिटल है तो आप भी आ सकती हैं और आप भी। ठीक है, ऐसे ही मेल और फीमेल में मैं, देखो यहाँ पे क्या है, जेंडर, जेंडर से मतलब क्या होता है? जेंडर मतलब ही होता है सेक्स। अब मैं जेंडर लिख दूं या सेक्स लिख दूं? सेक्स मतलब क्या हो गया? मेल फीमेल या फिर थर्ड जेंडर। सेक्स मतलब हो गया मेल फीमेल या फिर थर्ड जेंडर, यानी मेल फीमेल सब यहाँ अलाउड है ना। ऐसा तो नहीं कि मैं सिर्फ लड़कियां पढ़ा रहा हूँ, लड़के नहीं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे खड़ा करके। तो इक्वलिटी की वजह से ये हो रहा है, यानी ये क्यों हो रहा है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये कानून है पॉलिटी में कि सबको इक्वल ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या किया जा रहा है? इक्वल ट्रीट किया जा रहा है और आप लोग यहाँ पे बैठे हुए। ठीक है, ये होता है हमारा। तो हम किस किस बेसिस पे किसी को नहीं हटा सकते? रेस, यानी कलर, भाई काला गोरा हरा नीला पीला कैसा भी इंसान हो, होते हैं इस कलर के, हरे नीले पीले नहीं होते? होते हैं बेटा, कभी एक्सीडेंट हो जाए तो देखना, हरे नीले पीले भी होते हैं। ठीक है, किसी भी कलर के लोग हो, वो होता है रेस,
या किसी भी कास्ट के लोग हो, ठीक है, कास्ट के लोग, कास्ट क्या हो गया, आपकी कास्ट क्या है, ब्राह्मण यानी अपर कास्ट, ठीक है, आपकी हाँ? खान है, आप भी अपर कास्ट में आ गई, आप कास्ट नहीं पता, पूरा नाम बताओ है, नहीं मोहम्मद कास्ट नहीं है, मोहम्मद कास्ट नहीं है बेटा, मलिक है ना, मलिक इज अ कास्ट, मलिक इज अ कास्ट, ये आपका पूरा नाम है, लेकिन मलिक एक कास्ट भी है, मैं ये बता रहा हूँ, आप मलिक के बारे में पता कर सकते हो, मलिक एक कास्ट भी है, ठीक है, जैसे मैं सैयद हूँ फॉर एग्जाम्पल, आप खान है, आप क्या है, आप ब्राह्मण है, ठीक है, अपर कास्ट हो गई आपकी, तो हम ऐसे नहीं कह सकते कि ब्राह्मण के बच्चे सिर्फ यहाँ पढ़ेंगे, है ना, और शूद्राज या फिर आपके क्या नाम है क्षत्रियाज, या फिर और कौन सी निचली कास्ट जो होती है, वैश्याज, तो ये लोग नहीं पढ़ेंगे फॉर एग्जाम्पल, ऐसा नहीं है, खान नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ सैयद में, क्योंकि मैं सैयद हूँ, सिर्फ सैयद पढ़ेंगे, तो इस बेसिस पे मैं किसी को रोक नहीं सकता हूँ पढ़ाई करने से या कुछ भी करने से, इसकी इक्वलिटी का फायदा, इक्वलिटी का मतलब समझो, इक्वलिटी है तभी सब लोग यहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं, ठीक है, ऐसे ही गवर्नमेंट स्कूलों में, ऐसी प्राइवेट जगह पे ये चीज अप्लाई की जाए, ठीक है। अब क्या है, रेस कलर के बेसिस पे मैं किसी को नहीं बाहर निकाल रहा हूँ, सिर्फ मेरी क्लास में गोरे ही दिखने चाहिए, ऐसा तो कुछ रूल नहीं है ना, ठीक है, ऐसी सेम है सभी जेंडर के लोग पढ़, यानी अगर यहाँ थर्ड जेंडर भी आता है, अब मैं इसको मना नहीं कर सकता हूँ, थर्ड जेंडर भी, अब थर्ड जेंडर समझ रहे हो, नॉर्मल वर्ड्स में क्या बोलोगे थर्ड जेंडर होगा, बोलो, मैं तो बोलूंगा नहीं, क्या बोलोगे थर्ड जेंडर, बोलो, देखो क्या होता है, कल इसका थर्ड जेंडर क्या बोलते हैं उसका, मैं नहीं बोल सकता ना बीइंग अ टीचर ऑनलाइन लाइव क्लास में, चलो ऑनलाइन वाले बच्चे बोल दें, आपको कोई कुछ नहीं बोल रहा है, आप लोग समझ के थर्ड जेंडर क्या होता है, बस बात खत्म हो गई, वो थर्ड जेंडर भी अब अलाउड है, उनको भी हर जगह, पहले नहीं थे, 2024 तक, 2023-24 का तुमको अलाउ कर देगा, वो भी हर जगह एग्जाम दे सकते हैं, हर जगह बैठ सकते हैं, हर जगह पढ़ सकते हैं, तो उनको भी आप इक्वल स्टेटस दोगे सोसाइटी में, इक्वल, वो कौन बोलता है, वो 14 से 18 बोलता है कि वो भी इक्वल है, उनके लिए भी कानून सेम है, जो आपके लिए है वो उनके लिए भी है, ठीक है, पहले नहीं था। उसके बाद क्या है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, उसके बाद क्या है, अपॉर्चुनिटी, जॉब, अपॉर्चुनिटी मतलब क्या है, जॉब, ठीक है, देखो फिर लाइन पे लिखा ना, फिर अटकेगा, भूल गया मैं, तो यहाँ सादी जगह पे लिखूंगा तो सही चलेगा, जॉब, तो अपॉर्चुनिटी मतलब जॉब, यहाँ पे क्या, यहाँ तो किसी भी ग्राउंड पे आप नहीं रोक सकते, यानी कि अगर कोई पार्क में घूमने जा रहा है तो आप बाहर ये बोर्ड नहीं लगाओगे, ओनली ओनली क्या, सॉरी नॉट अलाउड, क्या डॉग्स एंड फीमेल्स नॉट अलाउड, या डॉग्स एंड मेल्स आर नॉट अलाउड, ऐसा कोई आप पार्क में बोर्ड नहीं लगा सकते, इक्वलिटी का फायदा है, क्योंकि पार्क है जितनी भी पब्लिक प्रॉपर्टी है वहां, लेकिन अगर मेरा घर है, देखो एक्सेप्शन हर जगह होते हैं ना, अगर मेरा घर है, मैं अपने घर में किसी को रोक सकता हूँ ना, जैसे मुझे कोई नहीं पसंद है, मेरा घर है ना, घर के अंदर कोई आ रहा है, चला चला आ रहा है, जैसे मान लो कि कुआं है, कुएं होते थे पहले घर में पानी, क्या मान लो आज की डेट में क्या वो टंकी है पानी की, ठीक है, पानी किसी ने खोला, मेरे घर में पानी, वो घर के बिल्कुल सटा हुआ है, जो बाहर की तरफ भी निकलना है नल, तो बाहर निकला हुआ, तो बाहर तो कोई भी पानी पी सकता है ना मेरे टोटी खोल करके, लेकिन तो मैं उसके लिए क्या किसी को, जैसे मैंने देख लिया, मैं नहीं बोलूंगा अरे तुम पानी कैसे पी रहे हो मेरे यहाँ, क्योंकि इक्वलिटी है, मैंने बाहर टोटी लगाई क्यों, इसका मतलब क्या है कि कोई भी पी सके, और टोटी में घर के अंदर लगा था, अगर वही टोटी मेरे घर के अंदर है, कोई गेट खोल के आ रहा है, मेरा गेट खुला हुआ है, हमेशा खुला रहता है 24 घंटे, मेन वाला जो, कोई अगर घर के अंदर आ रहा है और आकर के क्या कर रहा है, टोटी खोल के पानी पी रहा है, तो मैं रोक सकता हूँ, क्योंकि घर के अंदर अलाउड नहीं करूंगा ना मैं, अनलेस वो मेरा कोई जानने वाला रिश्तेदार हो, अगर कोई अननोन आदमी अगर मेरे यहाँ टोटी खोल रहा है, तो मुझे भी जान को खतरा है, भाई कौन है ये, हालांकि उसका कोई मकसद नहीं, लेकिन मैं रोक सकता हूँ ना, तो रिस्ट्रिक्शन कहाँ पे आएगा, जो जगह प्राइवेट प्रॉपर्टीज है वहां पे आप क्या कर सकते हो, इन इन ग्राउंड्स पे रोक सकते हो। अब जैसे यही मेरी कोचिंग है, क्या है, मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर है, जैसे एक नॉर्मल बात मैंने कि मैं किसी को रोकूंगा नहीं ठीक है, नॉर्मली अगर आप देखो तो मैं किसी को रोकूंगा, लेकिन अगर मेरा मिजाज ऐसा है कि सिर्फ नहीं, सिर्फ मुस्लिम्स पढ़ेंगे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, या सिर्फ हिंदूज पढ़ेंगे, या सिर्फ क्रिश्चियन पढ़ेंगे मेरे, मैं ये कर सकता हूँ, मुझे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी इज नॉट अ पब्लिक प्रॉपर्टी, ठीक है, यही चीज मैं अगर बीच मार्केट में खोल के बैठा होता, ठीक है, बीच मार्केट में पब्लिक प्लेस पे खोल के बैठा होता, जहाँ पे हर जगह आवाजाही चल रही, एकदम बिल्कुल पब्लिक प्लेस है, ओपन टू पब्लिक है, चारों तरफ से रोड है, सब कुछ है, वहां पे मैं ये चीज नहीं कर सकता, सिचुएशन एंड प्लेस पे भी डिफर करता है, लेकिन अगर मेरे घर के अंदर है ये, घर के अंदर मैं अपने हिसाब से अपने कानून बना सकता हूँ, दिस इज माई हाउस, ठीक है, तो ये चीज मैं आपको समझा रहा हूँ, इक्वलिटी है, लेकिन कहाँ नहीं है, प्राइवेट प्रॉपर्टीज पे नहीं, ठीक है, सर आ गए तो रुक जाओ 2 मिनट, कंप्लीट तो कर लो, कैसे आ गया, अब देखो एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, उसके बाद जो 17वां है, समझ गए, देखो जॉब में भी सबको मौका मिलेगा, 16वां क्या कह रहा है, एक पहला तो कह रहा है इक्वलिटी सबके लिए, दूसरा वाला क्या कह रहा है, 15 वाला क्या कह रहा है कि इक्वलिटी मिलेगी इन ग्राउंड्स पे, तो मिलेगी मिलेगी आपको, यानी आप किसी को प्लेस ऑफ बर्थ पे नहीं रोक सकते कि मैं इंडिया में पैदा हुआ हूँ तो इंडिया में मैं एलिजिबल हूँ एग्जाम देने के लिए कहीं पर भी, लेकिन अगर मैं कर्नाटक हूँ तो मैं यूपी में एग्जाम नहीं दे सकता, ऐसा नहीं है, आप कर्नाटका के तो यूपी में एग्जाम दे सकते हो, यूपी के तो कर्नाटका में भी एग्जाम दे दो, कहीं भी दे सकते हो। इसमें बात करो अपॉर्चुनिटी, जॉब के लिए आप कहीं भी अप्लाई करो, कोई भी अगर पब्लिक कंपनी है जहां पे भाई जॉब कोई दे रही है, तो पब्लिक कंपनी तो होगी, ऑब्वियस सी बात है, वरना जॉब देंगे ही नहीं, प्राइवेट कंपनी भी होती है, लेकिन जॉब अगर निकाली, जॉब वैकेंसी तो सबके लिए होती है ना, अब मुझे मान लो मुझे चाहिए रिसेप्शनिस्ट लड़की,
वहां तो मैं लिखूंगा ना फीमेल रिक्वायर्ड, अब मुझे लड़का चाहिए नहीं तो वहां तो एक्सेप्शन आ गया ना बेटा। लेकिन अगर मैंने लिखा रिसेप्शनिस्ट रिक्वायर्ड, वहां मैंने फीमेल नहीं लिखा, तो भाई वहां मेल भी तो आएंगे इंटरव्यू देने, क्योंकि मैंने लिखा ही नहीं है ना। अब फिर मैं बोलूँ कि नहीं आप कैसे आ गए, हमें तो लड़का चाहिए नहीं लड़की चाहिए, लेकिन आपने लिखा क्यों नहीं, वहां पे मुझ पर वो केस कर सकते हैं, क्योंकि इक्वलिटी में आपको हर चीज बतानी पड़ेगी क्या आप नहीं चाहिए। अब आ जाओ 17 क्या कहता है कि छुआछूत अनटचेबिलिटी अब खत्म कर दी गई है, सिंपल वर्ड्स में अनटचेबिलिटी अब फॉलो नहीं की जाएगी इंडिया के अंदर, ठीक है। पहले क्या था, छुआछूत हुआ करता था। अगेन बेटा बुरा मत मानना, लेकिन अपर कास्ट वाले ही पहले आपके रिलीजन में जो छोटे लोग होते थे उनके बर्तनों में नहीं खाते, और अभी भी नहीं खाते। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं ब्राह्मण, बहुत सारे, अनुराग है बीजेपी नेता भी अलीगढ़ से, वो ठीक है, बहुत सारे लोग हैं लॉ पढ़े हुए मेरे साथ, वो अभी भी ना उनका एक आपका भी होता है अलग, वो होता है कि पता नहीं आपके में है कि नहीं, लेकिन ब्राह्मण है तो आई थिंक होगा आपके में भी सेम ही होता है कि अपना सेपरेट होता है सब कुछ खाने का, अगर कोई दूसरी कास्ट का है तो उसका सेपरेट इंतजाम किया जाए। ऐसा है आपके, है ना। आप लोग अपना हर चीज अलग रखते हो बिल्कुल, ये होता है क्योंकि ये आपकी मान्यता है, ये आप मान के चल रहे हो, इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसे सोसाइटी के साथ सोचो, वो ऐसे कोई छोटे कास्ट वाला वो सोचेगा यार ये क्या है, जैसे हम भी है ना दोस्तों के प्लेट में से खा लेते हो उठा करके, अब वो भाई मेरा दोस्त अनुराग ब्राह्मण है, उसके प्लेट में से खा लेते हो, वो कुछ नहीं बोलता, लेकिन अपनी कास्ट उसकी ही रिलीजन में कोई दूसरे अब लोअर कास्ट का खाता है वो बुरा मान जाता है, लेकिन मैं दूसरे रिलीजन को उसके प्लेट में से खा लेता हूँ उसको बुरा नहीं लगता। तो ये मान्यता है, समझ रहे हो, वो जो मान रहे हैं उसमें कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, मैं भी कोई नहीं होता क्वेश्चन कर, भाई मान्यता है, उसके पीछे पूरा एक फैक्ट है, भगवान ने फॉलो किया, वो फॉलो आप कर रहे हो, सब कुछ है, सब कुछ दिया हुआ है। कास्ट किसने बनाई है, भगवान ने बनाई है, ठीक है। आपके रिलीजन में कास्ट किसने बनाई है, भगवान ने, यही मान्यता है ना, उससे तो बनी नहीं है, ठीक है। लेकिन मुसलमानों में कास्ट मुसलमान ने बनाई है, मुसलमानों में कास्ट मुसलमान ने बनाई है। हमारे में दो ही कास्ट थी, शिया सुन्नी, ये बरेलवी खान सैयद ये सब क्या है, ये कोई, ये तो हमारी क्रिएट की हुई है ना। आप देख लो हायरार्की, हमारे में तो कोई था ही नहीं सिवाय शिया सुन्नी के, ये हायरार्की बाद में आई है, जुलाहा है ना, आपके में भंगी होते हैं, ठीक है, हमारे में जुलाहा होते हैं, समझ रहे हो? तो होते सब में होते हैं, ये जो कास्ट है हमारी क्रिएट की, दीज आर आवर्स, ओके। तो अब इस तरह का कोई भी प्रैक्टिस, यानी अगर कोई इस तरीके की हरकत कर रहा है कि भाई तुमने ये छू दिया, तुम्हें वो लात मार दिया, मतलब उसके आपने पिटाई कर दी, तुमने छुआ कैसे, देखो पहले या तो मना कर दो, लेकिन अगर आपने मना नहीं किया, उसने आपका कुछ आके छू दिया तो आप उसको पीट रहे हो पटक पटक के ना, पीटने में टच हो रहा है तो कोई बात नहीं, वैसे छू दिया तो बड़ी गंदी बात है। ये इस तरह की कोई प्रैक्टिस नहीं चलेगी, ठीक है, नहीं। अच्छा दोस्तों में ना अपर कास्ट लोअर कास्ट वाले मिलके चलते हैं, तो खाने में ही थोड़ा डिफरेंस होता है जो मैंने देखा है, पता नहीं क्यों, तो खाने वाने में थोड़ा अलग रखते हैं, लेकिन बाकी आप दोस्त कोई भी हो, अच्छा दोस्त भी सिलेक्टिव भी बनाते हो आप लोग, फिर है कनिष्का आपके दोस्त है सभी कास्ट में, तो यानी आपकी थोड़ा सा इवॉल्व मेंटेलिटी है इसके हिसाब से, ठीक है। चलो, लेकिन आप अपने रिलीजन के हिसाब से गलत कर रहे हो, ठीक है। चलो एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स पे आ जाओ। एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स आर्टिकल 18 में भाई जिसको भी कोई सम्मान दिया जाएगा ना, वो सम्मान अब 1950 से पहले जो दिया गया अब नहीं दिया जाएगा। एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स को हम कल डिस्कस करेंगे, सर बैठे हुए, ठीक है।